नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में पुणे में उद्योगों के मूड को समझने के बाद आज हम फोकस करने वाले हैं चंडीगढ़ पंचकुला रीजन पर। हम यहां पर इंडस्ट्रीज के चैलेंजेस पर फोकस करेंगे, साथ ही नए अवसरों का भी जायजा लेंगे। हमारे साथ होंगे इंडस्ट्री लीडर्स जो मेंटर की भूमिका में स्मॉल बिजनेसेस की, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की हैंड होल्डिंग करेंगे। इस सेशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रजनीश गर्ग, प्रेसिडेंट हरियाणा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नवीन मंगलानी साहब, पास्ट प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अनुज अग्रवाल साहब, सीएमडी एल्फ्रेस्को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आइए बातचीत के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। गर्ग साहब, आपके पास हम पहले आना चाहेंगे। आप हमें बता सकें इस रीजन में जो एमएसएमईज ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरह से इस समय सिनेरियो है, और जो एमएसएमईज खासकर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस दौर में जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, तो वो किस तरह से अगला कदम बढ़ा रहे हैं? हरियाणा के अंदर इंडिया का 1/5 यूनिकॉर्न है। हरियाणा में लगभग 20 यूनिकॉर्न्स हैं। हरियाणा में 5000 के करीब स्टार्टअप्स हैं। इस कोविड के ड्यूरेशन के अंदर जो टोटल ग्रोथ है इंडस्ट्री की वो बहुत अधिक हुई है, तो हमारा मूड तो बहुत अपबीट है। और इसके अंदर अगर आप करें कि किस तरीके से ये सब ग्रोथ हुई है, ये सारी न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही ग्रोथ को ड्राइव किया गया है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्पेशली बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट इवन देन ग्रोथ चल रही है, लगातार चल रही है। वी हैव टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। नवीन साहब, हम आपसे ओपनिंग कमेंट में ये समझना चाहेंगे, एक तरफ जो हम समझ रहे हैं मूड, सेकेंडली दूसरा हम देख रहे हैं जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है, उसके तहत एक तरफ पंजाब और हरियाणा दोनों ही टॉप परफॉर्मर्स में शुमार हैं। वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ की बात करें तो इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया गया है। आप किस तरह से ग्राउंड पर मूड को देख रहे हैं? ई सॉर्टिंग बिजनेस पर भी आप हमें क्या बताना चाहेंगे, क्या शेयर करना चाहेंगे उस फ्रंट पर? चंडीगढ़ हैज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर। इट्स लैंडलॉक्ड है, बहुत लिमिटेड स्पेस है, तो अनफॉर्चुनेटली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बहुत नीचे हैं। इसमें मेरे को लगता है, जो हमारा ओपिनियन इंडस्ट्री का पर्टिकुलरली है, इसमें इश्यूज़ आर मोस्टली बेस्ड आउट ऑफ स्टेट रूल्स। स्टेट रूल्स इधर बहुत रिजिड हैं, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, वी डोंट हैव एनी इलेक्टेड गवर्नमेंट हियर, और लिमिटेड स्पेस होने की वजह से हमको उसी में मैनेज करना पड़ रहा है हाई वैल्यू एडिशन आइटम्स लाने के लिए। बट जो हमारे स्टेट रूल्स, एक तो इधर हैं सारे लीज होल्ड प्लॉट्स। इंडस्ट्री में कोई भी ऑल ओवर इंडिया लीज होल्ड अभी नहीं रहा, तो ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ऐसा है, दिए पीपल डू नॉट टेक डिसीजंस वेरी फास्ट। एमएचए को रिपोर्ट करेंगे या ऑफिसर आएगा 2 साल में 3 साल में वापस बदल जाएगा, तो वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता कि मैंने, लोग बोलेंगे कि मैंने इनको छूट क्यों दी। बट यू हैव टू गो, क्योंकि टाइटल ही क्लियर नहीं है जब प्रॉपर्टी का, बिजनेस कोई क्या करेगा। 50 ईयर्स हो गए चंडीगढ़ को, जनरेशन चेंज हो गई, सर्कमस्टांसेस लोगों के, कई जगहों के चेंज हो गए, हैंड्स चेंज करी हैं प्रॉपर्टीज़, बट टाइटल ही क्लियर नहीं है, बैंक लोन ही नहीं दे पाएगा उस पर। सो मेरे पास अगर आज फैक्ट्री है तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है मेरी ओनरशिप के। इफ़ आई एम नॉट देयर, माई सन विल नॉट इनहेरिट दैट। अभी आप जो डेवलपमेंट्स इस फ्रंट पर हैं, जो मांग रही है, क्या आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं इस फ्रंट पर? Even Supreme Court had to intervene in this. They made a committee headed by the member parliament. And बहुत जल्दी उम्मीद है हमको वो हो जाएगा। इवन एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रही है, आप ठीक कह रहे हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक कोई नहीं ले रहा था। एमएचए का ग्रीन सिग्नल आ जाएगा या सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्शंस कर देगा तो हो जाएगा। देन पीपल शुड कम फॉरवर्ड टू अवेल दैट पॉलिसी। जो भी पॉलिसी आए, इट शुड बी ऑन द रीजनेबल रेट्स। कुछ और पहलुओं पर आपके पास लौट कर आएंगे, पर अनुज साहब, ये जब दौर है, हम बात कर रहे हैं, बदल रहा है, और ये दौर व्यू का वर्ल्ड है, मतलब बहुत वॉलेटाइल, अनसर्टन है, तो ऐसे में जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर है उसके लिए तो बहुत ही मुश्किलें हैं, उसका काम काफ़ी टफ है। उसको आप कैसे बताएंगे, वो कैसे आगे बढ़े इस दौर में? आपका क्या असेसमेंट है, आपकी क्या सलाह होगी, कैसे आप इसको देख रहे हैं? इनफैक्ट अगर हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर जो लार्ज कंपनीज़ हैं, यहाँ पर एकेडमियाँ भी स्ट्रांग है, बड़े इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सब मिलकर किस तरह से स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि इस दौर में वो भी आगे बढ़ सकें समय के साथ?
एकेडमिया का तो बहुत मेजर रोल है कि इफ़ दे कैन गिव ट्रेंड मैन पावर, अच्छे लोग अगर इंडस्ट्री को वो दे सकें, तैयार लोग। अभी प्रॉब्लम क्या है कि एकेडमिया और इंडस्ट्री के अंदर गैप बहुत ज़्यादा है। जो बच्चा निकल के आता है उसको एक्सपीरियंस ही कुछ नहीं है, उसको अवेयर ही नहीं है कि क्या इंडस्ट्री को चाहिए। तो ये ब्रिज होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा जब आए तो एटलीस्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स के अंदर तो वो प्रोडक्टिव हो जाए। आज की डेट में ये हालत है कि 1 साल लग जाता है कि बच्चे को प्रोडक्टिव करने में। 1 साल होते ही वो बच्चा कहीं और चला जाता है। तो कंपनीज तो ट्रेनिंग स्कूल्स बन के रह गई हैं। अगर ये चीज़ हम इंडिया में भी शुरू कर दें हर बच्चे को कि भैया आपने दिन में 1 घंटा 2 घंटे डिपेंडिंग अपॉन द एज आपको कुछ मार्केट से एक्सपोजर लेना है, कुछ काम करना है, अपने लिए पॉकेट मनी कमानी है, तो ये जो बाहर जा रहा है ब्रेन ड्रेन हो रहा है ये रुक सकता है और यहाँ के लोग भी उतने कामयाब हो सकते हैं। आप जैसे टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं अनु जी, टेक्नोलॉजी तो बहुत कुछ बदल रही है। अब इनफैक्ट 5G ऑक्शंस की बात है, ये तो और ड्रास्टिकली मतलब बड़े पैमाने पर चेंजेस ला रही है। तो ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं आगे जो स्मार्ट फैक्ट्रीज़ की बात हो रही है उसको कितना बूस्ट मिल सकता है? ओवरऑल ये जो स्पेस है ये कैसे बदलने वाली है? आने वाले दिन किस तरह के रहेंगे? आगे की राह कैसे दिख रही है आपको? आगे की राह मुझे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी दिख रही है क्योंकि हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के अंदर स्पेशली टेलीकॉम के अंदर बहुत एडवांस है। हमने 2005 के अंदर टेलीकॉम सॉफ्टवेयर की कंपनी शुरू की थी अपनी। हम पूरे वर्ल्ड में आज बिज़नेस कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हर टेलीकॉम ऑपरेटर में वर्ल्ड में कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा टेलीकॉम ऑपरेटर है उसके अंदर जो की डिसीजन मेकर बैठा है वो एक इंडियन बैठा है। हर जगह पर इंडियन बैठे हैं। तो अगर जो ये टेक्नोलॉजी 5G से बूम आने वाला है, हर चीज़ IoT आने वाला है, हर चीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी आएगी, हर चीज़ टेक्नोलॉजी से ड्राइव होगी, तो उसके अंदर इंडियंस का बहुत मेजर रोल रहने वाला है। आज अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ IT, जो IT आउटसोर्स यहाँ पे हुआ, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि गूगल के CEO सारे IT कंपनी किसके US के अंदर भी CEOs इंडियंस हैं। तो इंडियंस अंडरस्टैंड दिस। इंडियंस को आदत है जब लगन लग जाती है 18 घंटे 20 घंटे काम करके कुछ नया ईजाद करने की। गर्ग साहब, हम जब तमाम पहलुओं को छू रहे हैं तो यहाँ पर MSMEs ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी मौजूद हैं और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाज़ार में जो डेवलपमेंट्स हैं उनको कैसे देख रहे हैं? किस तरह का आपके साथ वो फीडबैक शेयर करते हैं? हरियाणा में हमने ये भी देखा है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है 2022 वो भी हाल ही में अप्रूव हुई है, तो इसमें कई संभावनाएं ओपन अप हो रही हैं। इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? वी आर पासिंग थ्रू अ कंप्लीट न्यू टेक्नोलॉजिकल इरा। नॉर्मल इंटरनल कंबस्शन इंजन से EV पे आए और EV के साथ साथ हाइड्रोजन व्हीकल्स की भी बात चल रही है। हर एक गवर्नमेंट, नॉट ओनली हरियाणा गवर्नमेंट, ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, नेशनल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी अलग अलग पॉलिसीज़ को लोग बना रहे हैं। मगर जो हरियाणा ने पॉलिसी बनाई है वो व्हीकल्स को बढ़ाने की पॉलिसी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्हीकल्स को खरीद पाएंगे और उसको यूज़ कर सकेंगे। मैन्युफैक्चरिंग स्पेस के लिए उसकी बैक एंड के ऊपर पॉलिसीज़ बनने की अभी ज़रूरत है। वो पॉलिसीज़ अभी बनी नहीं हैं। जो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ हैं वो चल रही हैं। इसमें हमें लगता है कि जिस वक्त नई व्हीकल्स खरीदी जाएंगी तो मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिकली आएगी। इसमें 3-4 ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं। एक बैटरी है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स है और एक उसकी ड्राइव व्हीकल है। इन सब के अंदर ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी होंगी क्योंकि व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसके अंदर आपने देखा होगा कुछ स्कूटरों में आग लगने की खबरें आई। यहाँ पर अभी रिसर्च की थोड़ी ज़रूरत है जहाँ पर सेफ्टी ऑफ द व्हीकल इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी कई संभावनाएं हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं इस रीजन में? आप ये भी बता सकें बिजनेसेस अगर नेक्स्ट लेवल पर मूव करना चाह रहे हैं तो उद्यमियों को कह रहे हैं काफ़ी फ्रंट्स पर अब काम करना है ये अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने के लिए, चाहे वो इनोवेट करें या बेहतर क्वालिटी की तरफ बढ़ें, और साथ में इस स्पेस में ब्रांडिंग भी बहुत ज़रूरी है जो उनका शायद वीक लिंक रहता है। आपका क्या असेसमेंट है? हमारा फोकस MSME सेक्टर का है जी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर हम ओवरऑल देखें तो तकरीबन 20% जो है वो GDP का हिस्सा बनती है, विच इज़ ह्यूज। जबकि मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री केवल 26% है, एग्रीकल्चर 20% पे जाती है, फूड प्रोसेसिंग उसी से ड्राइव होती है। MSME के लिए जो हरियाणा में स्पेशली एक पॉलिसी बनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था 1 डिस्ट्रिक्ट
वन प्रोडक्ट। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा कह रही है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। इनफैक्ट वो वन प्रोडक्ट हो ना हो, बट एटलीस्ट देयर वुड बी वन इंडस्ट्रियल एरिया, देयर वुड बी वन क्लस्टर वेयर देयर वुड बी इंडस्ट्रीज कमिंग अप। माई पर्सनल ओपिनियन इज probably the governments have still not thought on this. You have pointed out the food processing is a fantastic area and a large canvas. उस अगर इंडस्ट्रियल एरिया में लोकलाइज्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाते हैं इवन विदाउट ब्रांडिंग और इवन ओनली विद अ लोकल ब्रांडिंग, दे विल बी, वहाँ सर्वाइवल उनका हो जाएगा, जो वो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनकी अपनी रोजी रोटी चल जाएगी। नवीन साहब, आप बताइए, ये इस दौर में एमएसएमईज जब आगे बढ़ें तो कैसे इंट्रोस्पेक्ट करें, किन पहलुओं पर जोर दें, आगे बढ़ते समय खुद को भी कैसे बदलें, क्योंकि ग्रो भी करना है और साथ साथ सर्वाइव भी करना है सर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को। ये दौर बहुत चुनौतीपूर्ण है। हमारा पॉपुलेशन जो पहले लायबिलिटी गिनते थे अभी वो एसेट है। सो देयर इज़ इमेंस स्कोप, बहुत सारे ऑर्डर्स भी हैं और कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है, तो एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। माइक्रो वाले को एक्सपोजर अभी बहुत कम है, बिकॉज आज बैंक लोन लेने जाते हो इतना ज़्यादा सिस्टम्स नहीं पता। यू विल बी सरप्राइज, सिर्फ 10% माइक्रो यूनिट्स आर डिपेंडिंग ऑन द बैंक लोन्स, 90% अभी आज भी खुद का है, लेकिन फिर भी उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द टोटल जीडीपी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी चीज़ें, एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी, एक्सपोजर टू बैंकिंग लोन्स, तो उनको ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होने वाला है। तो ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। ये हैंड होल्डिंग करे, चाहे गवर्नमेंट करे, चाहे इंस्टीट्यूशंस करे, उनकी हेल्प लें, तो ये बहुत ज़रूरी है उसका। अनुज साहब से एक हम पहलू समझना चाहेंगे, यहाँ जो वर्कफोर्स है हम देखते हैं जनरली वो दूसरी स्टेट से आते हैं, दूसरे राज्यों से यहाँ पर काम करते हैं यूनिट्स में। एंटरप्रेन्योर्स को आप कैसे बताएंगे इस दौर में वो अपनी टीम्स को, अपनी वर्कफोर्स को कैसे मोटिवेट करें, कैसे इनकरेज करें, क्योंकि वो भी एक क्रूशल एस्पेक्ट है। ये ट्राई सिटी जो है जहाँ हम लोग यूनिट्स चलाते हैं, ये ड्रीम डेस्टिनेशन है आसपास की सारी स्टेट्स के लिए। हर आदमी यहीं पर आके रहना चाहता है, तो ये अच्छा भी है, टैलेंट आ जाता है यहाँ पे और रिटेन भी हो जाता है। वी डोंट लूज़ आवर टैलेंट टू बिग सिटीज़ ओवर हेयर, सो वो है। और लोग ग्रो करते हैं विद टाइम, तो अगर हम उनको, अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रोथ पाथ दिखाएंगे कि आज अगर वो एक लेवल पे हैं तो अगले 2 साल बाद वो कहाँ पहुँचेंगे, उसके 5 साल बाद वो कहाँ पहुँचेंगे, तो आई थिंक दे विल ग्रो विद दिस। एंड उनका अगर हम टैलेंट के ऊपर, स्किल सेट के ऊपर काम करेंगे तो आई थिंक बहुत अच्छा रहने वाला है। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा। हम आज मौजूद हैं पंचकुला में। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये इंडस्ट्री 4.0 है, इसमें अब न्यूअर स्किल्स की जिस तरह से डिमांड है और उसकी मांग है, इसमें माइक्रो उद्यमियों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और ये जो पूरा इकोसिस्टम है वो कैसे उनको इसमें मदद कर सकता है? बेसिकली क्या है कि अब जैसे चेंजिंग टाइम्स हैं, तो हमें उसमें बड़ा क्लियर है कि हर 5 साल में कोई भी कंपनी है उसका बहुत कुछ चेंज हो जाता है। अब नोबडी कैन आइडेंटिफाई कि ये 5 साल बाद कि ये वही कंपनी है, या तो उसका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ काफ़ी चेंज हो जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, मॉडल चेंज हो जाते हैं। पहले वो फ्रेंचाइजिंग नहीं कर रहा था, वो फ्रेंचाइजिंग कर रहा है, रिटेल नहीं करता था, रिटेल कर रहा है, तो अब डायरेक्ट टू कंज्यूमर हो गया। तो वो 5 साल में तो बहुत चेंजेस आते हैं। तो हमें अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी रखनी है कि हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए किसी भी कंपनी को। अब हमारे पास वो टाइम नहीं है कि अभी मैं 5 साल तो कमाऊंगा नहीं, उसके बाद कमाना शुरू करूंगा, क्योंकि 5 साल में तो वैसी चीज़ पूरी चेंज होना चाहिए। आप बैंकिंग सेक्टर से किस तरह का और सपोर्ट चाहेंगे? इनफैक्ट जैसे हम देख रहे हैं प्रेशर्स कहीं हैं तो लेंडिंग रेट्स भी बढ़ रहे हैं, उसका इजाफा हो रहा है, तो उससे भी क्योंकि कॉम्पिटिटिव दौर है, रेट्स बढ़ते हैं तो उससे भी प्रेशर्स आते हैं। बैंक्स हैव बिकम वेरी वेरी कॉन्शियस व्हाइल डिसबर्सिंग लोन्स। यू सी, उसमें बिगर यूनिट्स को गेन मिलता है, छोटे यूनिट्स फिर रह जाते हैं बिकॉज कोलेटरल नहीं है उनके पास, या और क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, दे हैव जस्ट स्टार्टेड, न्यू यूनिट्स हैं।
तो एट द सेम टाइम दे शुड सी कि NPAs आर द लीस्ट इन MSMEs, बड़े यूनिट्स फिर भी NPA ज़्यादा हैं। सो इनकरेज करना चाहिए, लाइक ये गवर्नमेंट की स्कीम है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, उसमें ज़्यादा देना चाहिए। स्टिल वो शर्क करते हैं बैंक्स देने में, कभी वो डिस्प्ले नहीं करेंगे नई स्कीम्स अपने ब्रांचेस में, अवेयरनेस नहीं लाएंगे। गवर्नमेंट वांट्स टू सपोर्ट, बट बैंक्स बीइंग कमर्शियल अंडरटेकिंग्स दे शुड नॉट हेजिटेट के छोटे यूनिट्स को नहीं है। छोटे यूनिट्स MSMEs आर वेरी वेरी ऑनेस्ट पेयर्स। जीएसटी ने जिस तरह से हम देख रहे हैं 5 साल पूरे कर लिए हैं, तो इसमें एक तरफ तो जीएसटी करेक्शन रिकॉर्ड हम देख रहे हैं हो रही है, और दूसरी तरफ इश्यूज भी इसमें हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगी या क्या आप कहना चाहेंगे? जीएसटी का जो मॉडल बनाया गया है, शुरू में ये था कि 1 नेशन 1 टैक्स, और इस पे बहुत सिंप्लीफाई होगा। आपने सिर्फ इनपुट टैक्स लेना है और आउटपुट पे दे देना है, जितनी आपने वैल्यू एडिशन किया उसमें हो जाएगा। अब धीरे धीरे करके अंदर उसमें जीएसटी में जितनी चीज़ें जोड़ दी गई हैं, वो जैसे पहले सेंट्रल एक्साइज होती थी, ऑलमोस्ट उसी के मॉडल को अडॉप्ट कर लिया है, विच हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नॉट ओनली नंबर ऑफ रिटर्न्स ज़्यादा हैं, जो इसमें कंप्लायंस का बर्डन है वो भी इस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर के ऊपर डाला गया है कि वो बहुत परेशान है इस चीज़ से। उनमें से एक चीज़ को आपको हाईलाइट करता हूँ, अगर एक चेन में ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, किसी कारण से ए ने ठीक माल बेचा बट बी ने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर दी, देन ऑल द रेस्ट ऑफ द चेन C and D and E would be affected, और उन सबको कहेंगे कि जी आपने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है। वेयर एज ऑल द डाटा इज अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट, दे कैन चेक इट एंड दे कैन स्टॉप द पर्सन बी। एंड कोई भी अगर गलती होती है तो 1 महीने का टाइम है, जिसने रिटर्न नहीं फाइल की बड़ी गलती के लिए। स्मॉलर एंटरप्राइज तो 3 महीने में रिटर्न फाइल करता है, बड़े वाला 1 महीने के अंदर रिटर्न फाइल करता है, तो उसको 1 महीने के अंदर उसको पकड़ लेना चाहिए। बट द बर्डन इज शिफ्टेड टू द नेक्स्ट लेवल चेन, विच इज़ वेरी नॉट वेरी करेक्ट। इसकी सोच थी कि गुड एंड सिंपल टैक्स होगा, 1 नेशन 1 टैक्स, उस तरफ मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीएसटी नया था, 2017 में आया, तो कंसिस्टेंटली वो लोगों से इनपुट्स आती रही, गवर्नमेंट इंप्रूव भी करती रही है, बहुत इंप्रूवमेंट्स करी हैं, बट स्टिल वी हैव लॉन्ग वे टू गो। सिंपली जैसे रजनीश जी ने बताया, बहुत दिक्कतें हैं, जैसे ओनस किसी ने फ्रॉड करा और ओनस दूसरे पे आ गया, इनपुट क्रेडिट डिनाई हो गया, तो और सिंप्लीफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। फाइनल कमेंट्स लेना चाहेंगे, शुरुआत आपसे करते हैं। इस दौर में फिर जो टीम लीडर्स हैं उनके रोल को भी आप कैसे देख रहे हैं? टीम लीडर का दूरदर्शी होना बहुत ज़रूरी है कि कल को किस तरह के चेंज आएंगे इंडस्ट्री के अंदर, मेरा प्रोडक्ट किस तरह से चेंज करे, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। जब तक हम रियल कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो नहीं चलेगा। तो टीम लीडर हैज़ टू बी फोकस्ड ऑन कस्टमर्स, दैट्स द की रूल। आप बता सकें, जिस तरह से ये ग्लोबल वैल्यू चेन की बात है, उसका हिस्सा बनने के लिए एंटरप्रेन्योर्स किस तरह की रणनीति, कैसी स्ट्रैटेजीज पर काम करें? इसमें इंटरनेशनल जाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कुछ अभी ज़रूरत है। खैर, हमको तो इंटरनेशनल विजन रखना ही है, बिकॉज इधर ना थोड़ा बाबू राज मैं आपका पहले कहना चाह रहा था, जब जीएसटी आप बात कर रहे थे, बाबू राज बहुत है। हमको सारा कुछ ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि सब कुछ टेक्नोलॉजी में आ गया है, हर एक चीज़, कोई प्रॉपर्टी टैक्स देना है, लीज मनी देनी है, ऑनलाइन हो गया सारा कुछ। बाबू ने ऐसे उस पर डाटा फीड करा है कि यू हैव टू गो बैक टू देम फिजिकली अगेन, या तो वो दे वांट टू मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट, या ना जाने क्या है, या उनका लेजीनेस है, या उनकी नॉलेज ऐसी है। हर एक चीज़ के लिए MSMEs को उनके पास भागना पड़ता है वापस कि ये एरियर्स कहाँ से आ गए भाई साहब। वो कहेंगे जी आप अपनी रिसीट्स लाइए। तो रादर देन सिंप्लीफिकेशन हम और कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। चलते हुए गर्ग साहब, आपसे एक फाइनल कमेंट लेंगे हरियाणा में जॉब कोटा पर। इसको आप कैसे देख रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में लोकल यूथ्स के लिए 75% कोटा, इंडस्ट्री की अपनी रिजर्वेशंस थी, इसमें 30,000 तक की जो मंथली सैलरीज हैं वो कवर्ड हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या आपको फीडबैक मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? ज़मीनी हकीकत बहुत सिंपल है। अगर फ्री ट्रेड करना है तो मुझे फ्री हैंड चाहिए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए, सामान खरीदने के लिए। किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप मेरी ही दुकान से सामान खरीदो, मेरे ही यहाँ का बच्चा एम्प्लॉय करो, और जो मैं कहूँगा उसको उसी तरीके से आप एम्प्लॉय करो।
उसको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई। नीम्स की स्कीम है, अप्रेंटिसशिप स्कीम है। उन स्कीम्स के अंडर भी जब बच्चे आते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो हमने सरकारी पोर्टल के ऊपर अपलोड किया था और ये तो हम प्राइवेट सेक्टर में आ गए। वो 1 दिन 2 दिन काम करता है, फिर वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर सरकार को पहले माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि जॉब करना है तो प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर आप अपने आप की स्किल्स उतनी लेके आएँ एंड देन दे विल बी एम्प्लॉयबल। इट इज़ अ वेरी टफ टाइम, बट वी विल हैव टू कंप्लाई विद व्हाट द गवर्नमेंट सेज। इसी नोट पर हम कार्यक्रम को वाइंड अप करेंगे और आप सभी का शुक्रिया करना चाहेंगे। गर्ग साहब थैंक यू, नवीन जी धन्यवाद, अनुज जी आपका भी शुक्रिया। तो SME एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा के इस एडिशन में पंचकुला से फिलहाल इतना ही। इसमें कोई दो राय नहीं है कि MSMEs के लिए बहुत कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो चलते चलते हम आपके समक्ष स्टीव जॉब्स की एक बात रखना चाहेंगे, इनोवेशन इज़ द एबिलिटी टू सी चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी नॉट अ थ्रेट। तो MSMEs को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपके साथ एक नई थीम के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल नमस्कार, गुड बाय।